लोकल बॉडीज में पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज जो है ये हो गया है, जिसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह जो आज जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है इसको स्टार्ट करना। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जैसा कि अब जान भी रहे होंगे लोग कि ये कोऑपरेटिव मूवमेंट्स जो हैं इनसे ये निकला। और बहुत पहले कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट होता था 1912 का, है ना। उसके बाद से और इवोल्यूशन इसमें हुआ, इसका भी डेवलपमेंट जो है, जैसे कि लोकल बॉडीज के तौर पे। तब जैसे कि एग्रीकल्चर, इसको अगर मान लीजिए कि कैसे प्रमोट करना है, या जैसे आप लोग ये पैक्स भी जानते होंगे, जिसमें कि किसानों का कोई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसको कैसे उसको ये सेल करना है ना। तो अब जैसे ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इनको एक 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ, उसके बाद इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया, ठीक है। और एक नया पार्ट जो है वो इंसर्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको बोला गया पार्ट 9B। जैसे कि पंचायती राज के विषय में हम लोग जानते हैं कि 73rd अमेंडमेंट के बाद वो आया, और 74th अमेंडमेंट के बाद से आपका म्यूनिसिपैलिटीज आया, जिसमें कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, अगर बड़ा कोई मान लीजिए कि ये एरिया है, लार्जर एरिया, उसके लिए 10 लाख एंड एबव जो है अगर पॉपुलेशन है, म्यूनिसिपल जो है कॉर्पोरेशन हो गया, है ना, म्यूनिसिपैलिटीज हो गई, और उसमें नगर पंचायत भी आ गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से जब आप कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब देखिए इसके बाद इंट्रोड्यूस टू एड्रेस द नीड फॉर ए कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क, इसको क्या कर दिया गया, एक लीगल फ्रेमवर्क के अंतर्गत इसको, ताकि किस चीज के लिए, कि एक रेगुलेट करे किसको, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, ठीक है, जो कि एक क्रूशियल रोल जो है किस चीज में, तो आपको कृषि के क्षेत्र में, क्रेडिट एंड अदर इकोनॉमिक सेक्टर्स, इस क्षेत्रों में क्या कर रही है, एक इसकी एक भूमिका जो है ये एक स्पष्ट की गई, और इसको एक संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, ये आपको 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद। इसके साथ साथ ये देखा गया कि इसको एक स्वायत्तता जो है वो प्रदान किया जाए, इफिशियंसी और इसकी अकाउंटेबिलिटी जो है, ये जो है इन सोसाइटीज की, इसके विषय में आपको ये रखा है। हाँ, इसमें देखिए कौन कौन से ये आपके आर्टिकल्स जो हैं ये इस प्रोविजंस में आए। तो पहले जैसे कि आर्टिकल्स में आप देखिए आर्टिकल 243 ZH करके, इसमें कोऑपरेटिव, ये कॉन्स्टिट्यूशन का ये एक आर्टिकल है। अब ये डिफाइन कैसे करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, तो ये दिखाता है कि एक एसोसिएशन है ऑफ पर्सन्स हु कम टुगेदर ए कॉमन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड शेयर द बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम देयर कॉपरेशन, मतलब आपसी सहयोग के साथ जो है वो क्या करे कि एक आर्थिक और उनका एक कोई मान लीजिए ऑब्जेक्टिव है ना, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, उसको ये फुलफिल करने के लिए, और कैसे कोऑपरेशन से, आपसी सहयोग से। और इसी के साथ साथ जैसे आपको ये भी मालूम होगा कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1C जो है ये ऐड किया गया, ये इंसर्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, जो क्या करता है, आपको एक राइट्स देता है, राइट्स टू सिटीजन टू फॉर्म एन एसोसिएशन, और इसी में इंसर्ट किया गया क्या, कोऑपरेटिव ठीक है। अब इसमें देखिए ये क्या कहा, ये आर्टिकल जो है, ये मेन प्रोविजन जो है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का डेफिनेशन आपका यहीं से निकला कि एक एसोसिएशन है लोगों का जो एक कॉमन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के लिए आते हैं, ठीक है, और आपस में वो क्या करते हैं, अपनी सहभागिता से, अपनी जो है एक आपसी सहयोग से उसकी क्या करते हैं, ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के लिए ये लोग। अब इसमें क्या है कि ये इंसर्ट किया गया, फिर आर्टिकल 43B है ना, ये इंसर्ट किया गया आपका डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू द स्टेट पॉलिसी। अब आप इन चीजों को देखिए कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है आपका क्या, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट,
और इसके तहत कोऑपरेटिव सोसाइटीज को क्या कर दिया जाता है, संवैधानिक दर्जा जो है वो दे दिया जाता है। और यही यहाँ पे, और इसमें जो स्टेट है इस पर्पस के लिए यहाँ स्टेट का डेफिनेशन में क्या आता है, वो दोनों यूनियन और स्टेट जो गवर्नमेंट है ये दोनों आते हैं। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं? चलिए अब आगे देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी इसका रजिस्ट्रेशन, इसका तो कैसे फॉर्मेशन होगा इसका, इसके फॉर्मेशन के बारे में। तो अब जैसे कि ये आर्टिकल आपका 243 जेड जो बताता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी आप कैसे फॉर्म करेंगे, तो फॉर्मेशन कैसे होगा, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज कैन बी फॉर्म बाय ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड बेनिफिट्स। क्या चाहिए उनका, एक म्यूचुअल इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब एक पारस्परिक तौर पे दोनों में एक परस्पर क्या है, एक जो है वो एक मतलब दोनों की उसमें क्या होनी चाहिए, इंटरेस्ट जो है, नहीं सहभागिता तो होनी चाहिए लेकिन दोनों का इंटरेस्ट भी क्या है, हाँ दोनों इसके लिए इच्छुक है, और बेनिफिट्स भी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन क्या है, तो प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज रेगुलेटेड बाय स्टेट लॉज। जैसे अगर मान लीजिए बिहार प्रदेश की बात कर रहे हैं तो ये बिहार स्टेट लॉज जो है इसमें, स्टेट गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी टू ओवरसी एंड रजिस्टर दीज सोसाइटीज, ठीक है। चलिए अब आर्टिकल 243 जेड जे, पावर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अब इसमें क्या है कि स्टेट लेजिस्लेचर की क्या क्या शक्तियां हैं, तो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क जो है वो ये क्या कह रहा है, स्टेट लेजिस्लेचर्स है द पावर टू इनैक्ट लॉज कंसर्निंग द फॉर्मेशन, ये एक एक वर्ड ध्यान दीजिए, द फॉर्मेशन, मैनेजमेंट, रेगुलेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसे जो इसमें ऐड हुआ तो ये क्या था इसमें, जैसे देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज में वॉलेंट्री आपका ये फॉर्मेशन हो गया या एसोसिएशन, ठीक है, और क्या है प्रोफेशनल, मैनेजमेंट, डेमोक्रेटिक कंट्रोल, ठीक है। अब ऐसे ही ये क्या है लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क में कि स्टेट लेजिस्लेचर को ये शक्ति है क्या कि इसके फॉर्मेशन, मैनेजमेंट, और यही है जैसे डेमोक्रेटिक कंट्रोल, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, वॉलंटरी फॉर्मेशन, मतलब कि आप जो है स्वयं जो है इसमें इच्छुक है किस चीज के लिए, ये फॉर्म करने के लिए, और ये आपका क्या है एक फंडामेंटल राइट भी है आर्टिकल 19(1) सी के अंतर्गत, ठीक है। अब ये क्या है कि रेगुलेटरी बॉडीज जो है, रेगुलेटरी बॉडीज का क्या मतलब हुआ कि एक नियामक जिसको कहते हैं ना कि एक रेगुलेशंस वो बना सकता है, रूल्स बना सकता है इससे संबंधित, तो स्टेट्स कैन सेट अप रेगुलेटरी मैकेनिज्म। ये क्या सुनिश्चित करता है, टू एंश्योर दैट कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑपरेट अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड लीगल फ्रेमवर्क। जो प्रिस्क्राइब्ड आपका लीगल फ्रेमवर्क है इसके जो है तहत जो है ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये कार्य कर रही है, ठीक है। ये आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं डायरेक्ट कभी कभी, क्योंकि नए आर्टिकल्स हैं ये, नॉर्मली मतलब ये याद नहीं होता है लोगों को। इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्शन ऑफ बोर्ड मेंबर्स, अब ये क्या है कि इसका जो गठन होता है ना, तो एक बोर्ड मेंबर्स के तौर पर एक बोर्ड, और दूसरी बात की जो इसका कहते हैं ये टर्म जो हो गया 5 years होता है, और को टर्मिनस, जैसे कि ये अगर एबोलिश इसको अगर करना है ना जैसे कि, तो उस बोर्ड का जो टेन्योर है वो 5 साल रहेगा, दूसरा जो गठन होगा वो रेस्ट ऑफ पीरियड के लिए रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 5 साल या 3 साल के अंदर में अगर वो डिसॉल्व हो जाएगा तो अच्छा जो है वो अगले 2 वर्ष के लिए ही रहेगा, फिर 5 साल के बाद ये इसको को टर्मिनस कहते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज मस्ट हैव ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये मस्ट है, इलेक्टेड बाय देयर मेंबर्स, उनके मेंबर्स के द्वारा जो इलेक्ट किया। द इलेक्शन प्रोसेस शुड बी कंडक्टेड एज पर द प्रोसीजर
laid down by the state laws or by laws of the society. ठीक है, आर्टिकल 243 ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एनुअल ऑडिट, एनुअल ऑडिट कैसे होगा, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर रिक्वायर्ड टू हैव देयर अकाउंट्स ऑडिटेड एनुअली बाय ए सर्टिफाइड ऑडिटर। ठीक है, अब ये है कि इसकी ऑडिटिंग जो हमेशा एक सर्टिफाइड ऑडिटर के द्वारा जो है ये होनी चाहिए। द ऑडिट रिपोर्ट मस्ट बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार और another authority designated by the state government। कौन इसके लिए ऑथराइज्ड है बताइए, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किसी अथॉरिटी को ऑथराइज करे, या ये ऑडिट रिपोर्ट जो है ये किसको देना है, ये रजिस्ट्रार को जो है आपको ये देना है। एनुअल ऑडिटिंग जो है इनके अकाउंट्स का होगा और इसका प्रावधान किसमें है, इस आर्टिकल में जो है। ठीक है, आर्टिकल 243 ये क्या है, ये डिसोल्यूशन के बारे में बताता है, मतलब इसका विघटन हो सकता है। अब डिसोल्यूशन प्रोसीजर क्या है, तो इट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर डिसोल्यूशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, द प्रोसेस इंक्लूड्स द सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय स्टेट लॉ। अब ये कि डिसॉल्व हो गया तो जो लायबिलिटी या जो भी आपका इसका वितरण करना है आपके संपत्ति का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, वो कैसे होगा, तो जो स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट लेजिस्लेचर जो लॉ बनाया उसी के आधार पे जो होगा। ठीक है, अब आ जाइए स्टेटस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब इसमें क्या है कि लीगल स्टेटस, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैव द लीगल स्टेटस ऑफ ए बॉडी कॉर्पोरेट, मीनिंग दे हैव ए डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी फ्रॉम देयर मेंबर्स एंड कैन इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स। किसमें इंटर कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट सुई और टू बी सुई। ठीक है, आर्टिकल 243 इसमें क्या है कि एप्लीकेशन ऑफ लॉस के बारे में ये बता रहा है। अब ये क्या कह रहा है कि पहले कंसिस्टेंसी, द लॉज गवर्निंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज मस्ट बी कंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस लेट इन दिस पार्ट। किस पार्ट में, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है कोऑपरेटिव। अब आ जाइए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द अमेंडमेंट। अब इसमें ये क्या कह रहा है कि स्ट्रेंथन गवर्नेंस, तो ये ऑब्जेक्टिव है, किस चीज का ऑब्जेक्टिव, जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, इसके पीछे जो है क्या ऑब्जेक्टिव था, भाई कुछ तो उद्देश्य रहा ही होगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो स्ट्रेंथन गवर्नेंस, किसको मजबूत किया, ये गवर्नेंस को आपको मजबूत किया, तो टू प्रोवाइड ए मोर स्ट्रक्चर्ड गवर्नेंस फ्रेमवर्क फॉर द कोऑपरेटिव सोसाइटी। जाहिर सी बात है कि it grants constitutional status to the कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, उसके बाद से क्या एंश्योर ऑटोनॉमी, क्या सुनिश्चित करता है, आपकी स्वायत्तता को जो है ये सुनिश्चित करता है। टू इनहेंस द ऑटोनॉमी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज while ensuring they operate under a legal framework that promotes transparency and accountability। ये क्या आपको ये सुनिश्चित कर रहा है, ये आपकी पारदर्शिता को और अकाउंटेबिलिटी को ये सुनिश्चित कर रहा है। ठीक है, अब क्या है कि प्रमोट इफिशियंसी, टू मेक कोऑपरेटिव सोसाइटीज more efficient in their functioning by laying down clear guidelines for their management and operation। अब इसमें इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए ये क्या किया जाएगा, एक क्लियर गाइडलाइंस दिया गया, किससे संबंधित, तो इसके प्रबंधन और इसके ऑपरेशन से संबंधित जो है ये दिया है। चलिए, क्या इसका प्रभाव हुआ और क्या इसका जो है सिग्निफिकेंस।
तो सबसे पहले कि एक क्या है कि रीइंफोर्समेंट जो है ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट। अभी आपको जैसे स्टार्ट में हम बताया कि जो कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है ये हमेशा चल, जैसे कि अमूल जो आप लोग जो ये दूध जो आता है ना, तो हाँ ये कोऑपरेटिव का एक बहुत बड़ा जैसे कि कॉन्ट्रीब्यूशन है कोऑपरेटिव। तो अब इसमें क्या है कि द अमेंडमेंट एम्स टू बूस्ट द कोऑपरेटिव मूवमेंट बाय प्रोवाइडिंग ए क्लियर एंड इफेक्टिव गवर्नेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, एक प्रभावशाली और स्पष्ट जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, इसके लिए ये क्या करना है कि ये रीइंफोर्स किया। enhanced accountability by mandating regular audit करनी और clear procedures for elections and dissolution. The amendment seeks to improve the accountability and transparency of cooperative societies, है ना। स्टेट ऑटोनॉमी, अब इसमें क्या है कि स्टेट की क्या ऑटोनॉमी, it allows the states the flexibility to enact laws tailored to their specific needs and condition while still adhering to the constitutional framework। ठीक है, अब ये क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंतर्गत इसको इस ढांचे में ये रखा गया। तो इसमें क्या है कि स्वायत्तता किसकी ये हो गई, स्टेट की एक स्वायत्तता हो गई। तो इसमें जो आप देखिएगा कि स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो कोई भी रूल जो है या लॉज लेजिस्लेचर ये चेंज करके इसमें आपको परिवर्तन कर सकता है या और इसको प्रभावशाली बना सकता है। चलिए एक बार फिर से आप लोग को थोड़ा सा रिकॉल कर दें हम। ठीक है, कोई क्वेश्चन अभी तक? चलिए आप लोग तो अभी आए ना, आप लोग को एक बार फिर से बता दें। ये जो पार्ट 9B है कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये पार्ट 9B जो इंसर्ट किया गया 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद इसको इंसर्ट किया गया। ठीक है, और ये इंट्रोड्यूस किया गया किस चीज के लिए कि एड्रेस द नीड फॉर ए कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क और टू रेगुलेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज व्हिच प्ले ए क्रूशियल रोल इन एग्रीकल्चर, किसमें, कृषि में, क्रेडिट एंड अदर इकोनॉमिक सेक्टर्स। एन अमेंडमेंट सॉट टू इनहेंस द ऑटोनॉमी इफिशियंसी, और ये किस चीज को, ये स्वायत्तता को जो है आपको ये स्पष्ट करता है, मतलब कि और ज्यादा उसको क्या कर रहा है, ऑटोनॉमी उसको ये प्रोवाइड कर रहा है। चलिए ये 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है 2011 में ये हुआ था। इसके अंतर्गत इसको क्या दिया गया, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक मतलब उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। जैसे 73rd अमेंडमेंट के बाद से पंचायत को दिया गया और 74th के बाद से नगर पालिका को दिया गया। अब इसमें है कि ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल 243ZH, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है क्या डिफाइन किया जाता है, एक ऐसा एसोसिएशन जिसमें कि लोग एक कॉमन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के लिए आवे और उसके साथ क्या है कि अपना बेनिफिट जो है वो एक साथ जो है वो शेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें 19 ये आर्टिकल जो है इसको इंसर्ट किया गया, जो आपका एक फंडामेंटल राइट्स भी बताता है, जिसमें कि क्या है एक सिटीजन्स को ये अधिकार दिया गया टू फॉर्म एसोसिएशन एंड कोऑपरेटिव ठीक है। अब इसमें क्या है, स्टेट को कैसे डिफाइन किया, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस पार्ट इट इंक्लूड्स बोथ द यूनियन एंड स्टेट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे हो गया आपका रजिस्ट्रेशन, इसका फॉर्मेशन। कोऑपरेटिव सोसाइटीज कैन बी फॉर्म्ड बाय ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड बेनिफिट्स। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसका पंजीकरण कैसे होता है, द प्रोसेस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज रेगुलेटेड बाय स्टेट लॉज। The state government has the authority to oversee and register these societies। ठीक है, इन सोसाइटीज को क्या किया, वो रजिस्टर, और इसके लिए करने के लिए कौन ऑथराइज्ड है, स्टेट गवर्नमेंट जो है। ठीक है, फिर पावर जो है स्टेट लेजिस्लेचर को ये आर्टिकल जो है देता है कि लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क या और भी लेजिस्लेचर इससे संबंधित, इसमें डिसोल्यूशन, इसमें क्या क्या है कि फॉर्मेशन, मैनेजमेंट, रेगुलेशन, डिसोल्यूशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है ये करना है। ठीक है, रेगुलेटरी बॉडीज जो है अब ये सेट कर सकते हैं रेगुलेटरी मैकेनिज्म
to ensure cooperative societies operate according to the prescribed legal framework। जो भी उनका अपना एक विधि का एक अपना ढांचा है उसके तहत जो है कोई एक रेगुलेटरी ये बॉडी या इनके लिए कोई भी परिवर्तन अगर करना चाहता है तो वो स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो स्वायत्त है। ठीक है, फिर इलेक्शन प्रोसेस है। अब इसमें जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं इसमें जो है आप ये समझिए कि मैक्सिमम 21 जो बोर्ड मेंबर हो सकते हैं, 21 मेंबर्स ये मैक्सिमम जो है ये आपके हो सकते हैं। The election process should be conducted as per the procedure laid down by the state laws and bylaws of the society। अब इसमें क्या है कि जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है ना वो क्या कर रहा है इसके लिए कोई भी लेजिस्लेचर जो है ये अब इलेक्शन प्रोसेस इसका है तो यही तय करेगा कि कौन इसका इलेक्शन करेगा, कोई अथॉरिटी को तय करेगा स्टेट गवर्नमेंट जो है। समझ में आ रही है बात? जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो इलेक्शन होता है ना मेंबर ये कौन करेगा, तो इस पे जो भी रूल बनाने का है, जैसे पंचायती राज जो पंचायत का जो इलेक्शन होता है कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट किसको इंश्योर करता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन को। तो अब चाहे तो वो स्टेट इलेक्शन कमीशन को कह सकता है या किसी अदर अथॉरिटी को ये कह सकता है कि आप भी चाहें तो वो इलेक्शन करें, लेकिन किसको ये स्वायत्तता है, स्टेट को। जैसे डीएम को ही कह दिया, ऑथराइज कर दिया कि भाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है ये यहाँ के हैं वही जो है होल एंड सोल ऑडिटिंग ऑफ, लेकिन ऐसे नहीं कर सकता है, उसके लिए लीगल जो फ्रेमवर्क है वो कि उसके तहत जो है जिला पदाधिकारी को ये अधिकार दिया जाता है कि वो चाहे चुनाव कराने के लिए। ऐसे भी आप देखिएगा किसी जिला का जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी जो होता है ना वो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। हाँ, अब हालांकि कुछ जगह एक अलग पोस्ट भी बनाया जा रहा है, लेकिन इलेक्शन से संबंधित जो भी वहां पे जितने डिपार्टमेंट होते हैं वो सब इनके सुपरविजन में। हाँ, देवघर नहीं कहीं भी मतलब डिस्ट्रिक्ट। हाँ वो अब जैसे कोई मान लीजिए बड़ा डिस्ट्रिक्ट है तो उसमें डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा काम अगर बढ़ गया तो जैसे डेवलपमेंट ऑफिसर अगर कोई है तो सीडीओ को दे दिया गया, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर है ना। जैसे डीडीसी लोग जो होते हैं डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर जो ये सब डेवलपमेंटल वर्क या आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ये सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होता था, इसीलिए उनको डीसी भी बोलते थे और डीएम भी बोलते थे। वो रेवेन्यू का भी सबसे बड़ा अधिकारी होता था, इसलिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते थे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक आता भी एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि एक कलेक्टर इज ऑलवेज अ कलेक्टर, ही इज नॉट अ गिवर। मतलब वो हमेशा कलेक्ट करने वाला ही होता है, वो प्रदान करने वाला नहीं होता। मतलब ये एक तरह का जो है एक सटायर के तौर पे इसको भी यूज किया गया। और दूसरा कि राजस्व का तो हमेशा वो क्या मैकेनिज्म है कि कैसे ज्यादा जो है रेवेन्यू जनरेट कर, तो जब वो उस चेयर पे रहते हैं तो रेवेन्यू के अधिकारी हो गए सबसे बड़े, और जब यहाँ होंगे तो मजिस्ट्रेट के, तो मैजिस्टेरियल पावर भी इन लोगों को होता था न्याय से संबंधित। धीरे 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 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये कोऑपरेटिव सोसाइटी इसमें जो बोर्ड जो बनता है ना बोर्ड ऑफ मेंबर्स, हाँ हाँ उससे कम हो सकता है जैसे मैक्सिमम। एनुअल ऑडिट क्या है, तो ऑडिटिंग और अकाउंट्स क्या है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर रिक्वायर्ड टू हैव देयर। अब रेगुलर इनका ऑडिटिंग जो है ये होगा और किसके द्वारा, एक सर्टिफाइड ऑडिटर के द्वारा। और ऑडिट रिपोर्ट मस्ट बी सबमिटेड टू किसके पास, रजिस्ट्रार के पास यहाँ सबमिट किया जाएगा एंड अनदर अथॉरिटी डेजिग्नेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। रजिस्ट्रार वही जो आप लोग एग्जाम में देखे जाते हैं सब रजिस्ट्रार, उसमें आगे प्रमोट होकर वो लोग जो है रजिस्ट्रार बनते हैं। फिर आर्टिकल 243 जेडएम डिसोल्यूशन हो गया। अब इसका विघटन भी हो सकता है और जैसा कि हमने बताया क्या कि ये को टर्मिनस होता है 5 ईयर जैसे कंटिन्यू। तो बोर्ड मान लीजिए कि 3 साल भंग हो गया तो अगला जो बना वो 2 साल को दिया, फिर 5 ईयर के बाद से फ्रेश बनाया तो उसका टेन्योर जो उतना ही हुआ, टोटल 5 ईयर्स जो इसका ये टेन्योर। तो प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। द प्रोसेस इंक्लूड्स द सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स एट प्रिस्क्राइब्ड विद द स्टेट लॉ। अब इसमें क्या है कि जो संपत्ति का वितरण है या फिर आपका जो लायबिलिटी का जो आपका एक तरह से सेटलमेंट जो हो रहा है वो किसके आधार पर, जो स्टेट लॉज जो है आपके बनाए उनके नियम के द्वारा जो प्रिस्क्राइब। स्टेटस क्या है, तो स्टेटस आप लोग को हम बता ही दिए
कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैव द लीगल स्टेटस, मतलब इसको क्या है, कानूनी अधिकार दिया गया ऑफ ए बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब जैसे कि आप कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं ना, तो अब अगर बैंक जब होगा बैंकिंग कंपनीज, तो इट हैज टू बी कंसिस्टेंट विद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बीआरए जो 1949 जो आप लोग को मालूम भी होगा, तब उससे ये कंसिस्टेंट उसको होना होगा। तो अब ये कॉर्पोरेट लीगल स्टेटस ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब इनके पास क्या है, डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी फ्रॉम देयर मेंबर्स एंड कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, शू एंड टू बी श्योर। अब ये किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ये जा सकते हैं, ये शू, जैसे कि आप ऐसे समझिए, जो रेलवे होता है, रेलवे कोई कंपनी नहीं है, क्या है, रेलवे एक बोर्ड हो गया है ना, रेलवे एक बोर्ड हो गया, ठीक है। हाँ, तो नहीं, अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आ गई हैं, जैसे कि साउथ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो कंपनीज जो आ गई हैं। हाँ, तो अब इसमें है कि कुछ जो प्राइवेट कंपनी, इसी तरह कुछ सेक्टर, जैसे आईआरसीटीसी, ये क्या है, ये आपकी एक कंपनी हो गई। हाँ, इरकॉन जो है वो एक कंपनी हो गई। आईआरएफसी क्या हो गया, ये एक कंपनी हो गया, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। लेकिन इंडियन रेलवे जो है वो क्या है, एक बोर्ड है, एक समिति है। तो जब आप बोर्ड हैं, तो इस हिसाब से आप कंपनीज एक्ट जो आपका है 2013, जो वही 1956 वाला था जो मैंने किया, इसके तहत आप कंपनी नहीं है। तो ऐसे ही एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो गवर्न होता था 1912 वाला जो एक्ट होता था उसके तहत, तो इसको आगे चल के ये क्या इवोल्यूशन हुआ उस एक्ट में भी, और आगे जैसे इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। तो अब किस एक्ट के तहत, जो जैसे कि अब अगर मान लीजिए, तो ये लोग कॉन्ट्रैक्ट्स में भी जा सकते हैं, शो भी कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 243 जेड ओ, इसमें क्या है कि एप्लीकेशन ऑफ लॉ, तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, किस बात की कंसिस्टेंसी, तो द लॉज गवर्निंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज मस्ट बी कंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस लेड आउट इन दिस पार्ट ऑफ द, मतलब कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है, इसमें जो भी एप्लीकेशन ऑफ लॉज इससे संगत होना चाहिए, कोई विसंगति दोनों में नहीं होनी चाहिए। क्या इसका उद्देश्य था, तो जाहिर सी बात है कि जो गवर्नेंस है आपका, जो शासन, इसको और ज्यादा मजबूत, जैसे कि ये तीनों जो चैप्टर हम लोग पढ़े, ये किससे संबंधित था, विकेंद्रीकरण, मतलब कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, तभी तो पंचायत को दे रहे हैं आप ऑटोनॉमी, म्युनिसिपैलिटीज को दे रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को दे रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रेंथन गवर्नेंस टू प्रोवाइड ए मोर स्ट्रक्चर्ड गवर्नेंस फ्रेमवर्क फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्या सुनिश्चित करता है, तो स्वायत्तता को करता है, टू इनहेंस द ऑटोनॉमी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज व्हाइल ensuring they operate under a legal framework that promotes transparency and accountability। पारदर्शिता को ये क्या करता है, ये आपको बढ़ावा देता है, और अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, कि आपकी जवाबदेही वो तय करता है। ये प्रमोट इफिशियंसी टू मेक कोऑपरेटिव सोसाइटीज मोर इफिशिएंट इन देयर फंक्शनिंग by laying down clear guidelines for their management and operation। अब ये क्या है, स्पष्ट तौर पे एक दिशा निर्देश किसके लिए, प्रबंधन के लिए ये करता है, यही प्रमोट कर रहा है किस चीज को, ये एफिशिएंसी। इम्पैक्ट और सिग्निफिकेंस, क्या इसका प्रभाव पड़ा या इसकी क्या सार्थकता है, इस चीज को ये समझिए। तो रीइंफोर्समेंट ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट, आपको बताया कि कोऑपरेटिव मूवमेंट काफी समय से ये चला आ रहा था। तो द अमेंडमेंट एम्स टू बूस्ट द कोऑपरेटिव मूवमेंट बाय प्रोवाइडिंग क्लियर एंड इफेक्टिव गवर्नेंस स्ट्रक्चर, एक स्पष्ट और प्रभावशाली जो है ये गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है ये दिया। अकाउंटेबिलिटी को इनहेंस किया गया, इसको बढ़ाया गया by mandating regular audits and clear procedure for election and dissolution। The amendment seeks to improve the accountability and transparency of cooperative society। उसके बाद से क्या है कि स्टेट ऑटोनॉमी, जो प्रदेशों को क्या दिया गया, एक स्वायत्तता दिया गया। तो it allows the states the flexibility to enact laws tailored to their specific needs and conditions while still adhering to the constitutional framework। ये क्या एक संवैधानिक ढांचे में इसको जो है, ठीक है। कोई क्वेश्चन अभी तक, कोई डाउट नहीं, तो चलिए आगे क्वेश्चंस करते हैं फिर। कंफर्म। Part 9B was introduced by 97th Constitutional Amendment Act 2011। This amendment aimed to provide, अब इस चीज को समझिए, क्या इसका उद्देश्य था, more structured and efficient framework
फॉर द रेगुलेशन एंड गवर्नेंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन इंडिया। इसके साथ साथ और क्या इंसर्ट हुआ? ठीक है, और क्या इंसर्ट हुआ? 43 ये डीपीएसपी है और एक फंडामेंटल राइट। बताइए। स्टेट गवर्नमेंट बताइए। कौन है? बी ए बी अभी हम लोग पढ़े भी हैं, रजिस्ट्रेशन अंडर स्टेट लॉ must be registered under the relevant state laws. Each state has its own legislation that governs the formation and operation of cooperative societies. ठीक है, हाँ बी बता रहे हैं सम्राट, गुड। Which article specifies that cooperative societies must have their accounts audited annually? सी अभी हम लोग डिस्कस भी किए हैं। 243 ZL mandates that cooperative societies must have their accounts audited every year by a qualified auditor to ensure financial transparency and accountability, जिसमें हम बोले थे क्या? सर्टिफाइड ऑडिटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। What is the role of state legislatures in the context of cooperative societies as per Article 243 ZJ? They enact laws for regulation and management of cooperative societies. है ना? Confirm. They enact laws for regulation and management of cooperative societies. So gives state legislatures the authority to make laws related to the formation, regulation and dissolution of cooperative society. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ खास जो इसमें आर्टिकल्स है ना वो क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछा जा सकता है। नॉर्मली होता क्या है कि जो पुराना जैसे ट्रेंड चला रहा है ना कि हाँ सही है, ये चैप्टर्स और विशेष तौर पे इसके आर्टिकल्स याद नहीं होते हैं, जैसे कि पंचायत वगैरह में कुछ इंपॉर्टेंट 243 जी, तो ये सबको ध्यान है कि ग्राम सभा का ये उसमें पावर अथॉरिटी दे रहा है। यहाँ भी वही चीज है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या है ना, इसको बहुत ध्यान से आप लोग को देखना है। ये कोई भी एक आर्टिकल आ जाएगा तो क्वेश्चन जो है ये मतलब फट से मार्क्स मिल जाना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि नहीं रिवीजन होगा या पढ़े ही नहीं, एक बार भी नहीं पढ़े, ये भी होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी इसको सेपरेटली पढ़ के नहीं जाता है, ये कभी भी पूछा जा सकता है। आपको बता दें जैसे आपके यहाँ तो सिलेबस में ही दिया गया है पंचायती राज सिस्टम तो और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इन डेप्थ में नहीं, यही ऊपर ऊपर ही, जैसे कि ऑडिटिंग का क्या है, किसको अधिकार है, अकाउंटिंग का क्या है, क्योंकि ऐसे ही आर्टिकल देख के ही आपको भयावह लग रहा है आर्टिकल 243 ZJ। हाँ तो इसलिए थोड़ा सा इसमें गिव्स स्टेट लेजिस्लेचर द अथॉरिटी। अब इसमें क्या है कि वॉलंटरली जो आपका फॉर्मेशन होगा, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, डेमोक्रेटिक कंट्रोल है ना, यही ABCD आपका ऑप्शन में दे दिया कोऑपरेटिव सोसाइटीज। हाउ आर द बोर्ड मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 243? कौन सा?
appointed by the state government or elected by the members of the C. Confirm. Elected by the members of the society, आर्टिकल 2. इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज कर जाएंगे इसको लेकर. हो गया. ठीक है. अच्छा, ये वाला स्लाइड जो था, हाँ वही जो रेगुलेशन वाला जो हम लोग बताए थे स्टेट गवर्नमेंट वाला. चलिए, विच आर्टिकल ऑफ पार्ट 9B डील्स विद द डिसोल्यूशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी? सर जेड एम सर सी. सी पक्का? जी सर. Article 243 ZM outlines the procedures for the dissolution of cooperative society, including how to settle liabilities and distribute assets. Word by word, एकदम ध्यान में ये रहना चाहिए. Distribution of assets और liability का क्या हो जाएगा आपका? Liability को कैसे settled करेंगे? तो ये एग्जैक्ट जो आपका जो क्वेश्चन भी अगर फ्रेम किया जाएगा ऐसे ही किया जाएगा और उसकी भाषा यही होगी. इसलिए आप लोग जो है इसको लेके बहुत ध्यान से जो है ठीक है. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 243 जेडएम. ये क्या आउटलाइन किया? तो डिसोल्यूशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इंक्लूडिंग हाउ टू सेटल लायबिलिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूट एसेट्स. ठीक है, चलिए. अंडर पार्ट 9B व्हाट स्टेटस डू कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैव? ये तो देख के ही बता सकते हैं. अभी बताए भी हम थोड़ी देर पहले. हैं? कंफर्म बॉडी कॉर्पोरेट, ये लिखा भी था उसमें. यही क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के फॉर्म में ऐसा आ गया. अब आप कंफ्यूज करने लगे, जबकि इजी है ये. भाई एनजीओ तो है नहीं, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. नॉन कॉर्पोरेट बॉडी, ये नहीं गवर्नमेंट एजेंसी. अब इसमें क्या है कि बॉडी कॉर्पोरेट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर रिकॉग्नाइज्ड एज ए बॉडी कॉर्पोरेट अंडर पार्ट 9B. हाँ सही है आप लोग का, वेरी गुड. Which means they have a separate legal identity from their members. अब देखिए, what is the purpose of 97 Constitutional Amendment Act with respect to cooperative society? बताइए. हाँ, to create a new cooperative bank. हाँ,
पढ़िएगा तो मिल जाएगा आंसर। ई कहाँ है? बी, ये वाला, टू इनहेंस द लीगल फ्रेमवर्क एंड गवर्नेंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाँ, द पर्पस ही था इसका क्या, कि मोर रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क टू इंप्रूव गवर्नेंस, इफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड ट्रांसपेरेंसी। इसीलिए इसको संवैधानिक दर्जा भी दिया गया, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वो दिया गया। हाँ ठीक है, आप लोग का बी। Which article in part 9b allows states to set up regulatory bodies for cooperative societies? बताइए। क्या होगा, सोच लीजिए थोड़ा, कंफर्म। ZJ, Article 243 ZJ permits state legislatures to establish regulatory bodies to oversee and regulate the functioning of cooperative society। कैसे इनका functioning जो है, what does Article 243 ZN pertain to the part 9b? बताइए। हैं? B, the legal status of cooperative societies। Confirm? The legal status of cooperative societies ये establish करता है, corporate means that they have their own legal identity। ये जो है इसमें, ये बताइए। C, provisions for national level cooperative banks। इसका नहीं है, कंफर्म नहीं है, कौन सा सही है? सी सही है, प्रोविजन फॉर नेशनल लेवल कोऑपरेटिव बैंक्स, यही आंसर होगा। मतलब ये नहीं प्रोविजन है इसमें, रेस्ट 3 का प्रोविजन है। हाँ सही है, बट 9b डज नॉट स्पेसिफिकली। जाहिर सी बात है, नेशनल लेवल उसके बारे में देखिए, ये क्या कह रहा है, इलेक्शन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी बोर्ड मेंबर्स, यस इट इज देयर। एनुअल ऑडिट हम लोग अभी पढ़े, वो कर ही रहा है। डिसोल्यूशन प्रोसीजर है ही है, तो जब 3 है तो जो बचा वो आंसर हो जाएगा। इसी से निकाले ही, हमको मालूम भी है, ठीक है। Who must audit the accounts of cooperative society? Qualified auditor, certified auditor, है ना, requires the accounts of the cooperative society must be a society be audited annually by a qualified auditor to ensure transparency and proper financial management। अब बताइए। सी, आर्टिकल 243 ZO। अच्छा, pertains the application of laws to ensure that the laws governing cooperative societies are consistent with the provisions of part 9b of the constitution। B, to enhance the efficiency and the autonomy of cooperative societies। The primary goal of part 9b is to improve the efficiency, autonomy and governance of cooperative societies through a well-defined constitutional framework।
जेड ए कौन सा डी? वो होगा जेड एन। इसको नोट करते चलिए लोग, ये ऐसे नहीं है, याद नहीं होगा। क्या आंसर करना है ये? सी, हाँ सही है आपका। Article 243 ZN grants cooperative societies the status of a body corporate, allowing them to enter into contracts, sue and to be sued independently of their member. Who has the authority to dissolve a cooperative society according to confirm? क्लोज है ना? इसमें से पहले से कौन जानते हैं? इतना क्वेश्चन में कौन सा कोई एक आर्टिकल याद हुआ है? के एम में डिसोल्यूशन तब होगा नहीं, हाई और एल लग नहीं रहा है, के सर नया आया है, हो सकता है। हाँ, प्रेस्क्राइब्ड बाय द, ये बताइए what is the primary focus of article 243 ZH in part 9? Legal status of cooperative societies. नहीं समझ में आ रहा है किसी को? वही होगा definitions related to cooperative society. इसमें से जो आप जान रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। नहीं आइडिया लग रहा है। ए जेड ए जेड एल, सम्राट बोल रहे हैं ए ऑप्शन। अच्छा जी, एन जेड एन। Article 243 ZN provides cooperative societies with a legal status of a body corporate, thus giving them autonomy to operate independently within the legal framework. ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो है आपके इंपॉर्टेंट जो है, एक बार फिर से क्वेश्चन देखिए। इसमें से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो कोई एक आर्टिकल का ही इस्तेमाल करके, ठीक है। कोई क्वेश्चन अभी तक आप लोग का? नहीं, यहाँ पे क्या डिफाइन किया गया कोऑपरेटिव सोसाइटी को? एक ऐसा एसोसिएशन पर्संस का जो कि कॉमन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के लिए ये लोग जो है ये जुड़े हुआ है। ये रजिस्ट्रेशन, इसका फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन इसके विषय में
लीगल आपका फ्रेमवर्क ये किस में दिया आपका आर्टिकल 243 जेड जे पावर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। आर्टिकल 243 जेड के इलेक्शन ऑफ अ बोर्ड मेंबर्स इलेक्शन प्रोसेस जो है आपका उसके विषय में ये बोलना है, ठीक है। फिर ऑडिटिंग एंड अकाउंट जो है ये एनुअल ऑडिट जो है इसके विषय में, ठीक है। ये स्टेटस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एप्लीकेशन ऑफ लॉ, ऑब्जेक्टिव्स आपको बता ही दिया गया, इम्पैक्ट इसका क्या पड़ा और सिग्निफिकेंट ये क्वेश्चंस हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये बताइए अभी हम लोग किए हैं तो देखिए रजिस्ट्रेशन इसमें क्या है 243 जेड आई, इसको नोट करते चलिए आप लोग तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि फिर उसको दोबारा फिर मेहनत करने का क्या मतलब है ना। नोट करते चलिएगा तो याद होता रहेगा। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 243 जेड आई ये क्या बता रहा है, आई, आई का मतलब रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इसको लिखते चलिए आप, नहीं 243 जेड आई क्या है ये, रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्मेशन, ठीक है। अब आ जाइए इसमें बताइए ऑडिट का क्या था, आर्टिकल 243 जेडल हो गया, 243 जेड एल किससे संबंधित था बताइए, अकाउंट्स एंड ऑडिट, ठीक है। नेक्स्ट आगे आ जाइए, हाँ जेड जे क्या है, कौन सा बी, जेड जे इनेक्ट state legislature authority to formation, regulation and dissolution of the cooperative law. They enact laws for the regulation and management of cooperative society. तो ये क्या हो जाएगा 243 जेड जे, हाँ फॉर्मेशन रेगुलेशन एंड डिसोल्यूशन, ठीक है। अब आ जाइए आगे, ये बताइए 243 जेड के सी क्या है ये, इलेक्शन 243 जेड के इलेक्शन से रिलेटेड, इसमें बताइए डिसोल्यूशन अभी हम लोग पढ़े हैं, बताइए एम जेड एम आउटलाइन द प्रोसीजर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इंक्लूडिंग, वो ये बोल रहा था स्टेट को रेगुलेशन दे रहा था, दोनों में ये फर्क समझिए, है ना। तो ये क्या कह रहा है डिसोल्यूशन से संबंधित 243 जेड एम डिसोल्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स और सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज, है इसका
क्या हो गया, मिनिमाइज करें ये वाला। ठीक है, इसको नोट करते चलिएगा तभी ये याद होगा। हाँ, व्हाट स्टेटस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, बॉडी कॉर्पोरेट, रेस्पेक्ट टू क्या होगा ये, हाँ गुड। अब इसमें कौन अलाउज द सेट ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाँ अब इसमें फिर लिख लीजिए 243 जेड जे, ये फॉर्मेशन ऑफ ये है ये। और बताइए जेड एन, establishes that cooperative societies have legal status of a body corporate, meaning they have their own legal. अब बताइए नॉट ए प्रोविजन ऑफ पार्ट 9B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, ये 3 प्रोविजन है, इलेक्शन, एनुअल ऑडिट और डिसोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट सर्टिफाइड और क्वालिफाइड ऑडिटर, ये इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, ये ध्यान में रहे। नेक्स्ट ओनली द इकोनॉमिक पर्पस का लिया है, हाँ ठीक है गुड। नेक्स्ट जेड ओ क्या पर्टेन कर रहा है, हाँ efficiency and autonomy of cooperative societies, ये बताइए। अब इसमें से हमको बताइए जेड एन क्या है क्या, और के क्या था, के इलेक्शन, आई स्टेट लॉ, और ओ क्या है, जेड एन हो गया। ठीक है, who has the authority to dissolve, good, very good। इसको बताइए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट बी कंडक्टेड किसमें, के क्या है फिर से बताइए, इलेक्शन, एम क्या है, एम डिसोल्यूशन है, मैनर इन विच इलेक्शन बोर्ड ऑफ द, आई क्या है, एल, इसमें से आंसर क्या होगा, आई होगा, इलेक्शन, तो फिर सबसे पहले के ही पूछ रहे हैं। हाँ, अब बताइए जेड एच, हाँ जेड एच जो है ये भी नोट कीजिए कि डेफिनेशन से संबंधित है। ये आपको बता दें कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ज्यादा इसमें घुमावदार नहीं रहेगा, लेकिन इसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी जो है, ये बताइए, क्योंकि वो ग्राम पंचायत ग्राम सभा सब पुराना आर्टिकल हो गया, जेड एन, ठीक है, क्लियर हुआ कुछ, कोऑपरेटिव सोसाइटी। चलिए इसके विषय में थोड़ा सा लिख लीजिए। देखिए पार्ट 9B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पार्ट 9B of the Constitution of India deals with
deals with cooperative societies. Cooperative societies. Societies plural में. And was inserted in the constitution after 97th Constitutional Amendment Act 2011, which includes the provision of provisions plural में रखिएगा. Provisions of incorporation, registration and regulation and winding up of cooperative societies. ठीक है. अब इसमें जो आर्टिकल 243 जेड आई है, क्या है बताइए तो. वही इनकॉर्पोरेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. आई आप याद कीजिएगा. आर्टिकल 243 जेड आई, ये क्या, इट टॉक्स अबाउट द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, या वही जो फॉर्मेशन है. ठीक है. तो इनकॉर्पोरेशन किस में दिया गया, आर्टिकल 243 जेड आई आप ऐसे जो है ये कर सकते हैं. आई से इनकॉर्पोरेशन और आई से आपका जेड आई जो. ठीक है. नेक्स्ट आगे लिखिए आर्टिकल 243 जेड जे. Number of term of members of board bearers, members of the board and office bearers, है ना. अब ये कौन सा आर्टिकल हो गया आपका, बताइए. है आर्टिकल 243 जेड जे, है ना. इसमें क्या ये बता रहा है, मेंबर्स ऑफ द बोर्ड एंड ऑफिस बियरर्स. और ये जो आर्टिकल आपका 243 जेड आई था, ये क्या था, इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज. ठीक है. अब इसमें क्या है कि ऑफिस बियरर, या फिर और क्या हो गया, ऑफिस बियरर के साथ साथ मेंबर्स ऑफ द बोर्ड. ठीक है. चलिए नेक्स्ट उसमें लिखिए. एंड आर्टिकल 243 जेड के आर्टिकल 243 जेड के elections of the members of the
बोर्ड। ठीक है, ये तीन जो है काफी प्रमुख जो है एक आर्टिकल हो गया। आई आपका क्या है, इनकॉर्पोरेशन। जेड जे जो हो गए आपके मेंबर्स ऑफ द बोर्ड एंड ऑफिस बियरर। क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि ऑफिस बियरर के बारे में जो आपका उल्लेख जो है किस आर्टिकल में ये किया गया, जेड जे में। और इसमें क्या, और इसका टेन्योर क्या होता है, 5 इयर्स विद कोटर्मिनस जो होता है। हाँ बचेगा, वही वही कोटर्मिनस का मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट आगे लिखिए। The 97th constitutional amendment also inserted under Article 19(1)(c) to form cooperative societies. ठीक है, जैसे कि ये क्या अनुच्छेद 19 क्या बताता है, ये प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स टू, और आर्टिकल 19 जो है किसको दिया गया, केवल सिटीजन्स को, है ना। तो नागरिकों को ये अधिकार है कि वो अपने इच्छा के अपने अनुरूप क्या है, कोई एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, वो चाहे तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी बना सकते हैं। ये इंसर्ट किया गया 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 के बाद। और एक और आर्टिकल इंसर्ट किया गया, आर्टिकल 43B। तो क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा, ऐसे समझिए कि 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चेंजेस हुआ। एक नया पार्ट आ गया आपका, पार्ट 9B, ठीक है, जो विच टॉक्स अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। एक और इंसर्शन हुआ क्या, ये फंडामेंटल राइट्स, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो, और आर्टिकल 43B जिसमें एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू द स्टेट पॉलिसी है। क्वेश्चंस ऐसे पूछा जा सकता है कि द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 जो है हैज द इम्पैक्ट या बियरिंग ऑफ ये चैप्टर। तो इट हैज नथिंग टू डू विद फंडामेंटल राइट्स, है ना। इस तरह से जो है क्वेश्चन जो है ये फ्रेम किया जा सकता है। तीन तरह का उसमें ये परिवर्तन आपका ये आया। तो क्या लिखे आप लोग, Article 19, Clause 1, Clause C, in which to form cooperative societies, or the term cooperative societies has been inserted. ठीक है, added in new directive principle of state policy on the promotion of cooperative societies in Article 43B. ठीक है, इसका डेफिनेशन थोड़ा सा लिख लीजिए, किसका, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। आर्टिकल 243 जेड किसमें डेफिनेशन कोई बताएगा, एच में। हाँ, आर्टिकल 243 जेड एच, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इसमें लिखिए बोर्ड मींस, जो बोर्ड हम लोग कहते हैं, बोर्ड मींस
board of directors or the governing body of a cooperative society. Board of director or the governing body of the cooperative society. By whatever name called, to which the direction and control of the management of the affairs of society is entrusted to. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. कोऑपरेटिव सोसाइटी means a society with objects क्या लिखे लो? कोऑपरेटिव सोसाइटी के जगह मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिखिए. हाँ, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी with objects not confined to one state and registered or deemed to be registered in the law for the time being force related to with operation. या सच ऑपरेशंस. ठीक है, तो अब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो हो गया, जो कई स्टेट में मान लीजिए वो फंक्शन कर रहा है. अब इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या हो गया? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ए सोसाइटी विच इज रजिस्टर्ड अंडर द लॉ विच इज प्रिवेलिंग इन द स्टेट. ठीक है, एक स्टेट में अगर है तो उसको क्या करेंगे कि उसमें जो स्टेट लेजिस्लेचर जो लॉ बनाया, प्रिस्क्राइब्ड लॉ बनाया, जो विधि का निर्माण किया, उस विधि के अंतर्गत. और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या हो गया? जो कई स्टेट में जैसे फंक्शन कर रहा है. ठीक है ना, जैसे कि कई स्टेट में फंक्शन करने वाला कोई एक उदाहरण दीजिए. अमूल दूध पीता है इंडिया, यही आपका. हाँ, पूरे भारत में. हाँ, विदेश में भी है. गुड, मूवीज में देखे हैं. हाँ, बहुत देखिए बारीक नजर है इनकी. मूवीज में जो एक्टर जाते हैं. हाँ, ये भी बात है. हालांकि वहाँ पॉपुलेशन बहुत है इंडियन. और सबसे कॉस्टली वहाँ पे जो रेस्टोरेंट वगैरह में सुनने में आता है कि जो इंडियन जो हम लोग का जो स्टेपल फूड है, यही चावल दाल जो है, ये सबसे महंगा है. अगर आपको दाल चावल खाना है लंदन में तो बहुत महंगा. बासमती चावल. जीआई टैग है कि नहीं बासमती को? बासमती राइस को जीआई टैग मिला है कि नहीं? मिला है. हाँ, ये उत्तराखंड है. और भागलपुर का ये जो कतरनी चावल होता है, कतरनी को भी मिला है. कतरनी उसना होता है कि अरवा होता है?
पक्का, ये ध्यान में रखिएगा लोग हैं। किसको? मिर्चा चावल, अच्छा ये हम नहीं जानते हैं। नहीं, मगही, पान, जर्दालू, आम ये तो ठीक है। लीची को, मखाना को, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन से इस तरह। जर्दालू आम, वही वो आम पे चर्चा हो गई। हाँ, मूंगा सिल्क हो तो नहीं। कतरनी चावल काफी वहां का जो है। चलिए आगे लिखिए, ऑफिस बियरर। ऑफिस बियरर मीन्स प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, सेक्रेटरी और ट्रेजरर, कोषाध्यक्ष जिसको बोलते हैं, और ट्रेजरर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी and includes any other person to be part of electoral process or elected by the board of any cooperative society. नेक्स्ट आगे लिखिए, रजिस्ट्रार मीन्स, किसमें, जैसे उसमें ऑफिस बियरर है, तो ऑफिस बियरर कौन हो गया? कोई वाइस प्रेसिडेंट हो गया, सेक्रेटरी हो गया, ट्रेजरर हो गया, जो बोर्ड मेंबर जो है। जैसे आप इसमें कैसे बोलते हैं, यही अभी जब हम लोग मनी बैंकिंग फाइनेंस पढ़ रहे थे कि आई प्रॉमिस टू पे द बियरर, तो बियरर मतलब क्या, जो धारण कर रहा है। तो ऑफिस बियरर कौन हो सकता है? तो कोई प्रेसिडेंट जो है, वाइस प्रेसिडेंट, मान लीजिए कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसका सचिव बना दिया गया, इनको उप सचिव इनको बना दिया गया, कोषाध्यक्ष आपको बना दिया गया, ट्रेजरर बना दिया गया, या कोई और पद बना दिया। जैसे उसी में मान लीजिए कि जो कृषि प्रकोष्ठ एक बना के और उसके अध्यक्ष ये हो गए, तो ये लोग क्या हो गए, ये ऑफिस बियरर हो गए, है ना। ऑफिस बियरर ऑफ क्या, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी। और कोऑपरेटिव सोसाइटी किसको आप कह रहे हैं? तो उस स्टेट में अगर वो रजिस्ट्रेशन उसका हुआ है, स्टेट लॉ जो है उसके अंतर्गत, ठीक है। और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या हो गया, जो कई विभिन्न जो है प्रदेशों में वो क्या कर रहे हैं, ये फंक्शंस कर रहे हैं, ठीक है। रजिस्ट्रार किसको कहना है, लिख रहे हैं अभी? हाँ, रजिस्ट्रार मीन्स द सेंट्रल रजिस्ट्रार अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट in relation to the multi-state cooperative societies and the registrar for cooperative societies appointed by the
state government under the law made by the legislature of a state in relation to cooperative societies. ये सब कुछ टर्मिनोलॉजीज आते हैं इनके बारे में. अब बोर्ड हम किसको कहा गया, बोर्ड बताइए तो. हाँ, मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं 21. इसको भी लिख लीजिए आप लोग कि 21 से ज्यादा जो है वो मेंबर्स नहीं हो सकते हैं. ठीक है, तो बोर्ड बना. उस बोर्ड में ऑफिस बियरर है, जो मान लीजिए कि कोई पद किसी को दिया गया. रजिस्ट्रार या तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक आपको ये कहे, या स्टेट गवर्नमेंट जो उसको सेंट्रल रजिस्ट्रार कह रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट है तो उसको क्या करें, रजिस्ट्रार कहा गया. मल्टी ये आपका स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, एक स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया. इस तरह से ये जो है कुछ सर्टेन जो आपके ये डेफिनेशंस जो है इसमें आते हैं. चलिए कुछ और इसमें लिखिए. ठीक है, अब इसमें है कि ये नंबर ऑफ टर्म जो है इसके बारे में लिखिए. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243 the board shall consist of such number of directors as may be provided by the legislature of a state by law. Legislature of a state by law, provided that the maximum numbers of members in a cooperative society shall not exceed 21. मतलब 21 से ज्यादा जो है ये क्या होंगे, ये डायरेक्टर्स जो है एक्सीड नहीं होने चाहिए. ठीक है. फर्दर, legislature of a state by law provide for the reservation. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से बीपीएससी में. हाँ, फॉर द रिजर्वेशन ऑफ 1 सीट, एक सीट जो है, फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, 1 seat for SC और STs, है ना, and 2 seats for women and 2 seats for women. है? नहीं, जैसे कि एक वो कर सकता है SC ST के लिए और 2 जो है वो महिला के लिए कर सकता है, और भी वो कर सकता है. ये अभी मस्ट है, मतलब हाँ, वो चाहे तो हाँ वो कर सकता है. हाँ, women on board of every cooperative society consisting of individuals as members and having members
from such class of category of persons. ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखिए इसमें। हाँ, सच क्लास ऑफ कैटेगरी ऑफ पर्संस। अगला पॉइंट इसमें लिखिए दूसरा करके, द टर्म ऑफ ऑफिस, जो हम हमेशा शुरू से ही उल्लेख कर रहे थे इसका, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोर्ड्स एंड इट्स ऑफिस बियरर्स, अंडरलाइन कीजिए इसको, shall be 5 years, shall be 5 years from the date of its election. अब यहीं पे हम आपको बताते हैं थोड़ी देर बाद, पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए। डेट ऑफ इलेक्शन एंड द टर्म ऑफ ऑफिस बियरर्स shall be coterminous with the term of the board. Of the board, provided that the board may fill a casual vacancy on the board by nomination, on the board by nomination out of the same class of members in respect of which the casual vacancy has arisen. If the term of office of the board is less than half of its original term. ठीक है, अब इसमें देखिए जो ऑफिस बियरर या बोर्ड मेंबर हैं उनका कैलकुलेशन टेन्योर का कैसे हो रहा है, जिस दिन इलेक्शन हो रहा है उस दिन से। और पंचायत के केस में क्या होता था, जब पहली बैठक होती है उस दिन से। जैसे प्रेसिडेंट का क्या है कि व्हेन ही इंटर्स अपॉन द ऑफिस, ठीक है। और इसके अलावे और क्या हो जाएगा कि हाफ ऑफ द टर्म अगर बचा है तो ये कोटर्मिनस की अगर फिर से अगर आप उसमें कैजुअल वैकेंसीज या उसमें और ऐड करते हैं तो ये जो टेन्योर है उतना ही उन लोगों का जो है कार्यकाल रहेगा। ये चीज जो इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, ठीक है। इसके अलावा और इसको जो है ये कंप्लीट जो है मतलब थोड़ा और उसको पढ़िएगा लोग, क्वेश्चन आंसर जो है, और इसके आर्टिकल्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन फ्रेम भी होगा तो यहीं से आप लोग का ये फ्रेम होगा, ठीक है। और कोई अगर इसमें कोई चेंजेस होता है तो इसको आप लोग ये रख लीजिए, क्योंकि ये पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये, क्योंकि उसके क्वेश्चंस तो पूछे यार, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन वैसा अभी बना नहीं है, तो उस तरह से केवल ये कि 97th अमेंडमेंट क्या है ये, तो चांसेस है कि इन अपकमिंग ईयर्स या हो सकता है, इसलिए पहले से थोड़ा सा प्रिपेयर्ड इसको। ओके, चलिए इसी नोट पे इसको कंक्लूड करते हैं। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन कोई क्वेश्चन आप लोग का, किसी और का, किसी भी तरह का? नहीं।